नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। देश के दिग्गज नेता और एनसीपी के प्रमुख शरद पवार पिछले 6 दशकों से भारतीय राजनीति में सक्रिय हैं। लोकतंत्र से जुड़े तमाम अहम सवालों पर उनकी साफ राय होती है। उनसे हमारे एडिटर इन चीफ संजय पोगलिया ने कई मुद्दों पर बात की। वो पक्ष और विपक्ष दोनों की सीमाएं बताते हैं। वो एक तरफ एक शख्स के बयान पर हद से ज्यादा हंगामे की आलोचना करते हैं और दूसरी तरफ हिंडनबर्ग को लेकर जेपीसी की मांग को भी गैर जरूरी मानते हैं। उनका मानना है कि जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति में सत्ताधारी दल का बहुमत होता है, इसलिए सच्चाई सामने नहीं आ सकती, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बनाई कमेटी की जांच से सच के सामने आने की संभावना ज्यादा है। आइए सुन लेते हैं। एक विदेशी शॉर्ट सेलर बाजार में पैसा कमाने के लिए एक रिपोर्ट लेकर के आता है और इंडियन बिजनेसमैन के ऊपर सवाल खड़ा करता है और उसको हम देश का सबसे बड़ा मुद्दा मान लेते हैं, बिना ये देखे कि हमारे फाइनेंशियल सिस्टम पे, इकोनॉमी पे, बिजनेस पे, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर उसका क्या असर पड़ता है। एक मांग रखी थी, मांग ये थी कि सुप्रीम कोर्ट की जांच या जेपीसी की जांच। सुप्रीम कोर्ट की जांच अब हो रही है, फिर जेपीसी का क्या तुक है? बात ऐसी कि जो आपने कहा कोई एक विदेशी फर्म या इंडिविजुअल उन्होंने कुछ बयान दे दिया, इस बयान से देश में हंगामा हो गया। ऐसे बयान इससे पहले भी कुछ लोगों ने दिए थे, कुछ दिन हाउस में हंगामा भी हुआ था, मगर इस समय आउट ऑफ प्रोपोर्शनेट उसको इन्फॉर्मेशन दिया गया और ये इश्यूज जो रखे गए वो रखने वाले कौन है, इसकी सोचने की आवश्यकता थी। हमने तो कभी नाम भी सुना नहीं था जिसने स्टेटमेंट दे दिया। नंबर 2, इसकी बैकग्राउंड क्या है। नंबर 3, जो कुछ इशूज रेज करते हैं और इससे देश में हंगामा होते हैं तो इसकी कीमत देश की ओवरऑल सिचुएशन, इकोनॉमिक, इसको कितनी देनी पड़ती है, ये बातें हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। यहाँ टारगेट किया गया ऐसे लगता है। जांच होने के लिए, करने के लिए डिमांड समझो, मगर ये डिमांड हो गई तब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने या सुप्रीम कोर्ट ने खुद इनिशिएटिव ले लिया। उन्होंने कमिटी अपॉइंट की, इसमें रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, एक्सपर्ट एडमिनिस्ट्रेटर, एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट, ऐसे लोगों की टीम की, उनको गाइडलाइन दे दी, समय दे दिया और कहा गया कि आप इसकी जांच करो, हमारे सामने रिपोर्ट हो। दूसरी तरफ अपोजिशन की मांग थी कि पार्लियामेंट की कमेटी अपॉइंट करो। पार्लियामेंट की कमेटी अपॉइंट की, समझो तो आज पार्लियामेंट में मेजॉरिटी किसकी है? रूलिंग पार्टी की। ये डिमांड किसके खिलाफ थी? रूलिंग पार्टी के खिलाफ थी। रूलिंग पार्टी के खिलाफ जो डिमांड है, इसकी जांच करने के लिए जो कमेटी अपॉइंट करेंगे, इसमें रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी रहेगी, तो सच्चाई कहाँ तक कैसे सामने आएगी, इस बारे में आशंका पैदा हो सकती है। इससे सुप्रीम कोर्ट, जिसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं, वो जांच करते थे तो शायद ज़्यादा सच्चाई देश के सामने आती थी और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने का अनाउंस करने के बाद जेपीसी इसका इन्फॉर्मेशन रखा नहीं, इसकी आवश्यकता रही नहीं। तो शरद पवार ने कई दूसरे मसलों पर भी बात की है। सदन न चलने देने के लिए कौन जिम्मेदार है, सदन का गतिरोध किस तरह दूर किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर यह बातचीत आप देख सकते हैं आज रात 8 बजे एनडीटीवी इंडिया पर। गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तर प्रदेश के सिराथू में कौशाम्बी महोत्सव का उद्घाटन किया। उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इस मौके पर गृह मंत्री ने कांग्रेस तथा अन्य विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला।
उन्होंने कहा कि आज़ादी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि चर्चा के बिना संसद का बजट सत्र समाप्त हो गया हो। विपक्ष के नेताओं ने संसद नहीं चलने दी क्योंकि राहुल गांधी अयोग्य घोषित हो गए। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी इस सजा को चुनौती दें, आपने तो संसद के वक्त को ही बलि पर चढ़ा दिया। अमित शाह ने कहा कि ये कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, हकीकत यह है कि लोकतंत्र खतरे में नहीं है बल्कि आपका परिवार खतरे में है। आपने लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नाखूनों से घेर रखा था। और ये कहते हैं लोकतंत्र खतरे में है। भैया लोकतंत्र खतरे में नहीं है, आपका परिवार खतरे में है। जनता नहीं चाहती है, आइडिया ऑफ इंडिया खतरे में है। आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, आइडिया ऑफ डायनेस्टी, आपका परिवारवाद की राजनीति खतरे में है। और भारत की डेमोक्रेसी नहीं, भारत का लोकतंत्र नहीं, आपके परिवार की ऑटोक्रेसी खतरे में है। आपने इस देश के लोकतंत्र को जातिवाद, परिवारवाद और तुष्टीकरण के 3 नाखूनों से घेर कर रखा था। अहमदाबाद, सूरत की एक कोर्ट ने राहुल जी को सजा दी। सजा होते ही सांसदी चली जाती है, चाहे कोई भी हो। अब तक 17 विधायक सांसदों की सदस्यता रद्द कर दी गई है, राहुल जी की भी हुई। अब इसमें एक कांग्रेस वाले काले कपड़े पहनकर पूरी संसद बंद कर। मित्रों, मैं राहुल गांधी जी को कहना चाहता हूं, कानून का पालन करना हर नागरिक का धर्म होता है। आप तो सांसद थे, इस सजा को चुनौती दीजिए, अदालत में लड़िए। देश की संसद का वक्त आपने बलि चढ़ा दिया है। इस देश की जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, इस देश के किसी भी नेता ने विदेश में जाकर भारत की बुराई करनी चाहिए क्या? जरा जोर से बोलो, करनी चाहिए क्या? वहीं पिछले 2 दिनों में कांग्रेस को 2 बड़े झटके लगे हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री किरण रेड्डी आज बीजेपी में शामिल हो गए। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। आज वो पार्टी मुख्यालय पहुंचे, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी का हाथ थाम लिया। किरण रेड्डी 4 बार विधायक रह चुके हैं, स्पीकर भी और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। कल ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता AK एंटनी के बेटे और केरल कांग्रेस के नेता रहे अनिल एंटनी बीजेपी में शामिल हुए थे। Kiran Kumar Reddy himself, he was MLA, 4 times MLA. He was Speaker. He was Chief Whip. And you all know, in a very crucial time, he was Chief Minister also. And if I can tell you, Kiran Kumar Reddy is a good cricketer also. Yes. He has played up to Ranji. And he opened his innings in the Congress, and now after closing that innings in the Congress, now he is opening a new innings, and I hope he will score and he will bat very well in the Bharatiya Janata Party. तो कांग्रेस में इतनी लंबी पारी खेलने के बाद आखिर बीजेपी की तरफ से बैटिंग करने का फैसला किरण रेड्डी ने क्यों किया, आइए सुन लेते हैं। I never imagined that I'll have to leave the party. State after state, due to bad decisions and wrong decisions of the Congress High Command, the party is getting damaged totally in all the states. They don't interact with the people. They don't take the opinions of the leaders. It is not a story in one state. It is a story throughout the country. There is an old saying which says, "My king is very intelligent. He doesn't think on his own. He doesn't listen to anyone's advice."
और कांग्रेस को मिले इन दो बड़े झटकों को लेकर हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला ने बात की है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह से। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह जी हमारे साथ में। सर, कल जो है वो ए.के. एंटोनी के बेटे ने बीजेपी ज्वाइन किया, आज जो है किरण रेड्डी ने, क्या मतलब निकाला जाए सर एक के बाद एक? देखिए, सभी को ये जब लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, मोदी जी के नेतृत्व में गरीबों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए काम हो रहा है, शोषित है, वंचित है, सब वर्गों के लिए काम कर रहा है और इंक्लूसिव ग्रोथ सब देखते हैं। तो इसलिए सभी भारतीय जनता पार्टी में आकर के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में काम करना अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं और लोग बीजेपी में बहुत सारे लोग आकर के हमारी संगठन का विस्तार भी करेंगे और कर भी रहे हैं और पार्टी का काम करेंगे। गुलाम नबी आज़ाद ने भी सर आला कमान की आलोचना की और खासतौर पर राहुल गांधी की आलोचना की उन्होंने। देखिए, मैं इतने कहूँगा कि कांग्रेस के कोई भी नेता हो, अगर बंद कमरे में आप पूछ लीजिए उनसे जाकर के, मीडिया कैमरा ना हो, तो सभी मोदी जी की नीतियों की तारीफ करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के काम का तारीफ करते हैं। अब मीडिया में आके कुछ भी बोले, जिस प्रकार से कांग्रेस का नेतृत्व राहुल गांधी का वो कंफ्यूज्ड है, विजनलेस है और नकारात्मक पॉलिटिक्स करते हैं, इसके न तो कांग्रेस के लोग पसंद करते हैं, मजबूरी में बेशक उनके साथ खड़े होना हो, और न देश की जनता पसंद करती है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि जरूर किरण रेड्डी को बीजेपी ने लालच दिया, तभी कांग्रेस के साथ गद्दारी की है। किरण रेड्डी साहब, उनको ये लगा कि और उनको उम्मीद बचे नहीं है, कांग्रेस पार्टी की दया से, दुआ से कभी चीफ मिनिस्टर बने थे उन्होंने, अभी उनको ये लगा कि सही समय आ गया गद्दारी करने के लिए, और गद्दारी करने के समय जरूर बीजेपी पार्टी कुछ उनको लुभाए होंगे कि अगले दिन जब चुनाव होंगे आंध्र में तो तुम्हारे बारे में सोचा जाएगा, जरूर ऐसा कुछ लोभ लुभावन तो दिखाए हैं, और ये सारे मतलब ये गद्दार साबित करते हुए बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बात करते हैं तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष बंदी संजय कुमार की, जिन्हें आज करीमनगर जेल से रिहा कर दिया गया। कल देर रात उन्हें 20,000 रुपए के 2 मुचलकों पर जमानत दी गई थी। कोर्ट ने संजय कुमार को यह ताकीद भी की है कि वो गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे और जांच में अपना पूरा सहयोग देंगे। उन्हें बिना इजाजत विदेश जाने के लिए भी मना कर दिया गया है। आपको बता दें कि एसएससी परीक्षा पेपर लीक मामले में संजय कुमार को गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी को लेकर बीजेपी ने विरोध भी किया था। अपनी रिहाई के बाद बंदी संजय कुमार ने करीमनगर में एक रैली की। कल यानी 8 अप्रैल को पीएम मोदी तेलंगाना जा रहे हैं और वहां वे सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को लॉन्च करेंगे। साथ ही साथ कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। उधर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने दावा किया है कि बीजेपी कर्नाटक में 150 सीटें जीतेगी। एनडीटीवी से बातचीत में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जनता से जो वादे किए थे उसे पूरा करने के लिए थोड़ा समय और चाहिए। कर्नाटक में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो रही हैं। मेरे साथ कर्नाटक से बीजेपी के वरिष्ठ नेता और कम्युनिकेशन एंड आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर हैं। बीजेपी का क्या आकलन है, इस बार कितनी सीटें आप जीतेंगे कर्नाटक? देखिए, आप जानते ही हैं कि 2018 के इलेक्शन में मैंडेट हमारा था, हम 107 सीट से आगे थे, सबसे लार्जेस्ट पार्टी थे। फिर भी उस मैंडेट को छीना गया था बाय कांग्रेस और जेडीएस जो उसका बी टीम है, और हमें 3 साल मिले हैं, 3.5 साल मिले हैं सरकार में 2019 से। और इस 3.5 साल में कर्नाटक के सामने जो एक तरह से ऐतिहासिक चुनौतियों जो आए, फ्लड्स, कोविड, उसमें हमने जो काम किया है, हमारे सरकार डबल इंजन सरकार ने जो काम किया है वो हम लोगों के सामने रखेंगे और लोग तय करेंगे। मेरे हिसाब से हम बहुत ही एक प्रो इनकम्बेंसी गवर्नमेंट और प्रो इनकम्बेंसी वेव देख रहे हैं, और लोग चाहते हैं कि 60 साल के कांग्रेस जेडीएस के एक्सप्लॉयटेशन के बाद बीजेपी को इस बार एक क्लियर डिसाइसिव मेजॉरिटी मैंडेट मिले। तो मैं मानता हूं कि 150 सीट हम जीतेंगे। 150 सीट आप जीतेंगे। ये भी कहा गया है कि
पिछली बार आपने कहा कि हमारे पास मैंडेट था, लेकिन बाद में फिर जो राजनीतिक गतिविधियां रहीं उसकी वजह से फिर आप सत्ता से बाहर गए, फिर वापस आए। तो आपको और समय चाहिए, जो आपने वादे किए थे उसको पूरा करने के लिए। एकदम हम हमारा प्रोपोजिशन यही है कि 3 साल 3.5 साल में हमने जो कर दिखाया है, डबल इंजन सरकार मोदी जी और येदियुरप्पा जी और बोम्मई जी ने साथ मिलकर, अगर 5 साल एक डिसाइसिव मैंडेट मिलता है, 60 साल से जो प्रगति स्टेट को नहीं हुआ है, हम इस 5 साल में बहुत ज़्यादा कर्नाटक को आगे ले जाएंगे और कर्नाटक को $1 ट्रिलियन का इकोनॉमी बनाएंगे। एक लास्ट सवाल, जब से ओपिनियन पोल के नतीजे आए हैं, कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, कांग्रेस में भी एक खींचतान चल रही है, मुख्यमंत्री कौन होगा, अलग अलग नेता दावे कर रहे हैं, कांग्रेस की दावेदारी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कहूं कि आज कोई भी कॉमन सेंस वाले वोटर, वो कर्नाटक में हो या कहीं और हो, कोई भी उनके पास कोई रीज़न ही नहीं है कि कांग्रेस को वोट दे। अगर कोई किसी से नाराज़ हो या हमारे कोई कैंडिडेट से नाराज़ हो, कोई मिनिस्टर से नाराज़ हो और थोड़ा एक तरह से नेगेटिविटी है, दैट इज़ द ओनली थिंग हम कर्नाटक में देखने हैं। कर्नाटक में कांग्रेस को वोट अगर कर्नाटक में कांग्रेस वोट मांग रहा है, किस बात से मांगेंगे? ये उन्होंने पिछले 10-20 साल में ऐसे करप्शन और स्टेट को ऐसा एक्सप्लॉइट किया है। हम तो पूरे लोग को ये कहते हैं कि कर्नाटक इनके लिए बहुत डेस्परेशन हो गया है, क्योंकि वो कर्नाटक को कांग्रेस का ATM बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि राजस्थान छत्तीसगढ़ वो हारने वाले हैं। तो कांग्रेस बनेगा कांग्रेस का नेक्स्ट ATM, वो उनका रवैया है, उनका ड्रीम है, उनका एक तरह से एम्बिशन है। और हम बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि कन्नड़ा वोटर्स, कर्नाटका के वोटर्स, कन्नडिगाज, उनको एक भी सीट में इस ATM बनाने के लिए साजिश में नहीं फंसेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली से कैमरा पर्सन सुधीश के साथ हिमांशु शेखर, NDTV इंडिया। अब बात करते हैं भगोड़े अमृतपाल की, जो अभी तक फरार है। आज भटिंडा में अकाल तख्त की SGPC और कई सिख संगठनों के साथ बैठक हुई। अकाल तख्त ने साफ कर दिया कि वो सरबत खालसा सभा नहीं बुलाएगा। अमृतपाल ने अकाल तख्त से सरबत खालसा सभा बुलाने की अपील की थी। अकाल तख्त प्रमुख हरप्रीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि अमृतपाल को अकाल तख्त में सरेंडर नहीं करने दिया जाएगा, न ही अकाल तख्त अमृतपाल के सरेंडर के मुद्दे पर पुलिस से बात करेगा। अकाल तख्त के प्रमुख ने अमृतपाल से पुलिस के सामने सरेंडर करने की भी अपील की है। आपने कहीं अमृतपाल नहीं देखा जाना, ये सब फेक जो न्यूज है वो चलाई गई है। एक बेवजह पहले क्रिएट किया गया है, क्योंकि 14 अप्रैल को यहाँ पे बहुत बड़ा इवेंट लाखों की तादाद में संगत हुआ वो होती है। कहीं ना कहीं भावना जो है सिखों के मन में जो है ये बात डालने का यत्न किया जा रहा है कि यहाँ माहौल ठीक नहीं है, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं है, शांति है। छत्रसाल साहब, जो अकाल तख्त साहब के ऊपर जो है कि कहा जा रहा है कि वहाँ पे अमृतपाल सरेंडर करेगा, काफी ये सारी फेक न्यूज है, ये सारी फेक न्यूज है, ये इसमें कोई सच्चाई नहीं। आपको क्या लगता है कि उसको सरेंडर करना चाहिए? जो माहौल इस समय पंजाब में बना हुआ है, देखिए मैंने अपील भी की थी, उसको करना चाहिए। केंद्र सरकार ऑनलाइन गेमिंग के जरिए होने वाली सट्टेबाजी पर लगाम कसने जा रही है। IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग में सट्टेबाजी की इजाजत नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि एक नया सिस्टम लाया जा रहा है जो ये तय करेगा कि किस ऑनलाइन गेम को SRO की ओर से अनुमति दी जा सकती है। मंजूरी का फैसला इसे ध्यान में रखकर किया जाएगा कि उस गेम में किसी तरह का दांव या बाजी न लगाई जाती हो। अगर किसी गेम के बारे में ऐसा पता चला तो उसे मंजूरी नहीं दी जाएगी। और ऑनलाइन गेम के नए नियमों का क्रिकेट के मैदान पर क्या असर होगा, बता रहे हैं लीजेंड्स लीग क्रिकेट के CEO और को-फाउंडर रमन रहेजा।
सरकार ने ऑनलाइन गेम्स और गेमिंग ऐप्स को लेकर नए नियम का ऐलान किया है और इसका खेल के मैदान पर और खिलाड़ियों पर क्या असर पड़ेगा, इसे जानने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंड लीग क्रिकेट के सीईओ और को फाउंडर रमन रहेजा। रमन, आप बहुत समय से स्पोर्ट्स में रहे हैं और ये जो गेमिंग ऐप्स को लेके सटल वे में ही जो हम लोग बातचीत करते थे, सबसे पहले तो ये जो नियम ऐलान हुए हैं एक तरह से लगता है कि लीगलाइज हो गया, आपके जितने भी प्लेयर्स हैं उनके लिए क्या असर पड़ता हुआ दिखते हैं मैदान पे इसका? देखिए, लीगलाइज तो ये पहले भी था क्योंकि तभी ये फंक्शन कर रहा था, लेकिन अब इसको फॉर्मली एक लॉफुल और टैक्स लैंग्वेज में भी डिफाइन कर दिया, जो कि बहुत अच्छा है क्योंकि इससे जो एक रेवेन्यू को लॉस होता था गवर्नमेंट को और इससे इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प हो सकती थी, वो अब ऑर्गेनाइज हो जाएगी। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छा मूव हुआ है ये, क्योंकि सब लोग जो इलीगल तरीके से अगर ये इसको फ़ायदा उठाना चाहते थे वो नहीं कर पाएंगे अब। तो जैसे आपके जितने प्लेयर्स हैं, वीरेंद्र सहवाग, क्रिस गेल, हरभजन, ये सारे इन तरह के ऐप से जुड़े हैं, इन लोगों को के लिए भी एक जो फॉर्मल स्ट्रक्चर एक तरह से मिल गया। देखिए, सब लोग सारे प्लेयर्स हैं, उनके पास एक बहुत बड़ी लेगेसी होती है प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो किसी अनऑर्गेनाइज ब्रांड के साथ में एसोसिएट करना पसंद नहीं करते। तो जब ये लीगलाइज हो गया और अब जब इसमें टैक्स स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो गई और गवर्नमेंट का अप्रूवल इसमें पूरी तरह से आ गया, तो वो भी पूरी तरह से इसको सपोर्ट कर सकते हैं। उससे क्या होगा, और ज़्यादा क्रिकेटर्स जुड़ेंगे और ज़्यादा फिर इसमें इसकी एक वैल्यू क्रिएशन होगी और फिर ज़्यादा फैंस जुड़ेंगे तो रेवेन्यू की अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। तो ये अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ, खास करके इन खिलाड़ियों के लिए, आपसे जुड़े कई साल। बिल्कुल, खिलाड़ियों के लिए भी और सबके लिए, मतलब खिलाड़ियों को गौतम गंभीर हैं, हरभजन है, पठान ब्रदर्स हैं, क्रिस गेल हैं, ओवेन मॉर्गन हैं, सहवाग हैं, ये सब लोग ऐसे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के साथ में पास्ट में भी जुड़े हैं, आगे भी जुड़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इनके लिए बहुत फायदा होगा इसका। तो इंडस्ट्री और गवर्नमेंट दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है और ह्यूज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू क्रिएशन भी आप कह रहे हैं। बिल्कुल, क्लैरिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लैरिटी ऑफ थॉट है कि इसके अंदर में अब ये लीगल है और ऑर्गेनाइज्ड है और इसमें जो भी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उसका एक टैक्स कंपोनेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ जाएगा। तो ये बहुत थॉट क्लैरिटी मिल गई है इससे। तो जैसे कह रहे हैं रमन की थॉट क्लैरिटी मिली है, विन विन सिचुएशन है, खिलाड़ियों को भी फायदा होगा और सरकार को भी बहुत ज्यादा इससे रेवेन्यू आएगा। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया। केंद्र सरकार ने गैस के दाम तय करने की प्रक्रिया में बदलाव के लिए नए गाइडलाइंस को मंजूरी दे दी है। इससे अब आम लोगों को महंगाई से राहत मिलेगी। किस तरह और कितनी राहत मिलेगी, ये बता रही हैं हमारी सहयोगी साक्षी बजाज। एक बहुत बड़ी राहत है कस्टमर्स के लिए। पीएनजी और सीएनजी के दाम जो हैं वो कम होने जा रहे हैं। आइए हम आपको प्लाज्मा पे भी दिखाते हैं कि दाम पहले क्या थे और अब क्या होने जा रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा बूस्ट है कस्टमर्स के लिए। ये देखिए, पहले क्या दाम थे और अब क्या हो रहे हैं और ये कैसे हो रहा है। सरकार ने एक नया मेथड जो है वो अप्रूव किया है नेचुरल गैस के दाम फिक्स करने के लिए। तो ये जो नया मेथड है वो क्या है, तो नेचुरल गैस के जो पहले दाम थे वो जो लेगेसी फील्ड से प्रोड्यूस होती है, जिससे हम एपीएम गैस भी बोला जाता है, वो अब जो है क्रूड ऑयल के दाम से लिंक होने जा रहे हैं। सो ये जो है एक बहुत बड़ा चेंज है। और ये जो नेचुरल गैस के जो दाम हैं पहले जो हैं वो बेंचमार्क रेट होता था गैस का, यूएस, कनाडा और रशिया में, उनसे लिंक होते थे। तो एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि पीएनजी या फिर हम कुकिंग गैस बोल लें के दाम कम से कम 10% सस्ते होने जा रहे हैं और सीएनजी का दाम जो है 6 to 9% यानी कि 6 से 9% तक सस्ते हो सकते हैं। तो ये जो है बहुत बड़ा बूस्ट है कस्टमर्स के लिए। अब ये क्यों आए ये गाइडलाइंस जो हैं वो दाम को स्टेबल रखने के लिए आए हैं। इससे कस्टमर का भी फायदा होगा और प्रोड्यूसर्स के लिए भी जो है एक प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। तो याद रखिए, सरकार जो है नेचुरल गैस का शेयर जो है वो पूरे एनर्जी मिक्स में बढ़ाना चाहते हैं। 6.5% है अभी, यानी कि अभी 6.5% है, लेकिन आगे जाके वो उसको 15% तक लेके जाना चाहते हैं 2030 तक। समलैंगिक शादी को मान्यता देने के मामले में दिल्ली सरकार के बाल अधिकार संरक्षण आयोग डीसीपीसीआर ने भी सुप्रीम कोर्ट पे याचिका दायर की है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने इस मामले में दायर अन्य याचिकाओं के साथ ही अपनी याचिका पर भी सुनवाई की मांग की है। 5 जजों की संविधान पीठ 18 अप्रैल को सुनवाई करने वाला है। डीसीपीसीआर ने अपनी याचिका में कहा कि समलैंगिक जोड़ों को भी बच्चा गोद लेने की इजाजत मिलनी चाहिए। इस याचिका में अलग अलग तर्क दिए गए हैं। इनमें कहा गया है कि दुनिया के 50 से अधिक देश समलैंगिक जोड़ों को बच्चा गोद लेने की अनुमति देते हैं।
बाकी जोड़ों की तरह ही समलैंगिक जोड़े भी अच्छे या फिर बुरे अभिभावक बन सकते हैं। ऐसा कोई सबूत नहीं कि समलैंगिक जोड़ों के बच्चों के मनोवैज्ञानिक विकास पर असर पड़ सकता है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से मौजूदा कानूनों पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। गोद लेने का मौजूदा कानून पुरानी मान्यताओं और धारणाओं पर आधारित है। समलैंगिक जोड़ों में लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होता। तलाक के वक्त गुजारा भत्ता तय करने या बच्चे की कस्टडी लेने में पति पत्नी वाला विवाद नहीं रहेगा।